नमस्कार साथियों, टारगेट 20 चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं दिलीप मिश्रा एक बार फिर आप लोगों के बीच में दोस्तों कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों। तो चलो चलते दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा पहला प्रश्न है, सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? हमारा पहला प्रश्न है, सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? ये है कपास, बी है सरसों, सी है जौ और डी है मटर। आप लोगों को बताना है दोस्तों सही जवाब क्या होगा इसका। चलिए आप लोग कमेंट भी करते रहें, कभी कभी तो कमेंट कर लिया करो यार। दोस्तों सफ़ेद सोना, इसका ये इज़ द राइट आंसर। दोस्तों कपास को हम सफ़ेद सोना के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, एकल संचयन किसे कहते हैं? एकल संचयन किसे कहते हैं? एक वर्ष में कोई फसल ना उगाना, बी है एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाना, एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसल उगाना, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको सही जवाब बताना है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी इज ये राइट आंसर। एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाना, इसको हम कहते हैं एकल संचयन। बी इज ये राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिंदू धर्म से संबंध रखता है दोस्तों? हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिंदू धर्म से संबंध रखता है? आप लोगों को बताना है। आपको अगर उत्तर प्रदेश में हैं तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आप ये भी जानें। तो दोस्तों राइट आंसर 79.73% लोग हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये राइट आंसर, इसका डिस्क्रिप्शन भी आप लोग देख लीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में हिंदू आबादी 79.73% है तथा मुस्लिम आबादी 19.25% है। मुस्लिम की आबादी कितनी है दोस्तों? 19.25%। ये 2011 जनगणना के आंकड़े हैं दोस्तों। मुस्लिम आबादी है ये, मुस्लिम आबादी। ये जो दोस्तों बात की गई है, ये किसकी बात की गई है? हिंदू आबादी की बात की गई है। किसकी? हिंदू आबादी की। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है दोस्तों? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है दोस्तों? आपको बताना है। ये है 77.73%, बी है 70.45%, सी है 98.47%, डी है 57.48%। दोस्तों आपको परीक्षा में क्वेश्चन हल करने हो तो देखिए आप 98-47%, आप इसको तुरंत आप काट दीजिए, ये तो हो नहीं सकता है। आप इसमें से देख लीजिए 57% है, ये भी बहुत कम है, इसको भी काट दीजिए। आप 70 और 77 में आप देख लिए डिफरेंस क्या है, कौन सा क्वेश्चन सही जाएगा। तो आपको इस हिसाब से क्वेश्चन हल करिए ताकि परीक्षा में आपके क्वेश्चन गलत ना हो दो साथियों। इसलिए आपको बताना है। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या 77.73% तथा नगरीय जनसंख्या 22.27% है। दोस्तों ये है 77.73%, ये ग्रामीण जनसंख्या है। और आप एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, 22.27% ये शहरी आबादी है। कितनी? 22.27%। ये दोस्तों शहरी आबादी है। क्योंकि दोस्तों किसी प्रधानमंत्री ने कहा था, आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश गाँवों में बसता है। तो आप यहीं से डिफरेंस देख लीजिए कि 77.73% जनसंख्या आज भी गांव में निवास करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? क्या है? 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? ये है लाल बहादुर शास्त्री, बी है राजीव गांधी,
सी है मोरारजी देसाई, डी है इंदिरा गांधी। आपको बताना है सही जवाब क्या होगा साथियों। तो दोस्तों बी इज राइट आंसर। 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू किया गया था। साथियों ध्यान रखिए आप लोग इस बात का, 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों सॉरी, राजीव गांधी नहीं, इंदिरा गांधी हैं। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में, लखनऊ में, जयपुर में, मुंबई में। आपको बताना है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग स्थित है कहाँ पे है? दोस्तों इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। ये इज राइट आंसर। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग स्थित है नई दिल्ली में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी फसल बोई जाती है या की जाती है? ये है चावल, बी है जौ, सी है गेहूं, डी है गन्ना। आपको सही जवाब का चयन करना है साथियों। दोस्तों गेहूं की फसल जो है हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी फसल की खेती की जाती है? तो दोस्तों गेहूं की फसल सर्वाधिक क्षेत्रफल में की जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत चुने हुए प्रश्नों को लेकर के आता हूं। जो भी हमारे साथी पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथियों। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग किस फसल में होता है? निम्न में से विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग किस फसल में होता है? दोस्तों चावल में, जौ में, गेहूं में, गन्ना में। आप किसान हैं, बताइए टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग किस फसल में किया जाता है? चलिए दोस्तों बता दीजिए फटाफट। है कोई वीर बतावे वाला? दोस्तों इसका सही जवाब है ये चावल में। चावल की जो फसल होती है उसमें टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? गांव में जो ग्राम समाज की जमीनें होती हैं, जो भू प्रबंधन होता है, भू प्रबंधन समिति का वो अध्यक्ष कौन होता है? कानूनगो होते हैं या ग्राम प्रधान होते हैं, तहसीलदार होते हैं या अमीन होते हैं? आपको बताना है इसमें सही जवाब कौन सा है साथियों। दोस्तों ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन है, ग्राम प्रधान होता है। भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। आप लोगों को बताना चाहेंगे, ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। प्रत्येक गांव का प्रधान ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायतों में सम्मिलित नहीं है? कानून व्यवस्था, कृषि संबंधी कार्य, राजकीय नलकूपों की मरम्मत, डी है राशन दुकान का आवंटन व निरस्तीकरण करना। निम्न में से कौन सा कार्य है जो ग्राम पंचायतों में सम्मिलित नहीं है? आप लोगों को बताना है साथियों। दोस्तों कानून व्यवस्था ग्राम पंचायतों के कृत्य में सम्मिलित नहीं होता है। क्या? कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था किसका काम है? न्यायालय का काम है। दोस्तों कानून व्यवस्था राज्य के गृह विभाग के अंतर्गत आता है, जिसके प्रमुख गृह मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दाखिल खारिज की रिपोर्ट किसके न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है? दाखिल खारिज की रिपोर्ट किसके न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है? ये है पटवारी, बी है तहसीलदार, सी है उप जिलाधिकारी, डी है जिलाधिकारी। आप लोगों को बताना है दोस्तों, ज़मीन खरीदते हैं तो दाखिल खारिज किसके कोर्ट में किया जाता है?
आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए भैया, दाखिल खारिज। दोस्तों इसका बी इज ए राइट आंसर। जब दाखिल खारिज होता है दोस्तों तो हम तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित होते हैं, वहाँ पे हम अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है दाखिल खारिज की। चलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितने दोस्त हमारे पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने ग्रुप में भी शेयर करें दोस्तों, जिससे काफ़ी लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई? वर्ष ये है वर्ष 1963 में, बी है वर्ष 1966 में, सी है वर्ष 1970 में, डी है वर्ष 1980 में। आप लोगों को बताना है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई दोस्तों। दोस्तों इसका सही जवाब है ये राइट आंसर। बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई दोस्तों। दोस्तों राष्ट्रीय बीज निगम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत अनुसूची बी की एक मिली रत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्यक्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय हैं? अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्यक्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं दोस्तों? ये है 26 विषय, बी है 28 विषय, सी है 29 विषय, डी है 19 विषय। दोस्तों लेखपाल परीक्षा में ऐसे क्वेश्चनों की भरमार होती है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन देखिए जरूर से दोस्तों। आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो सी इज ये राइट आंसर। अनुसूची 11 के तहत पंचायत के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं दोस्तों। अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में कुल 29 विषय दिए गए हैं। अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था, जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन जो लोग उम्मीद नहीं करते हैं कि बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, लोग अक्सर गलत कर देते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों कलकत्ता वर्तमान कोलकाता, बी है मद्रास वर्तमान चेन्नई, सी है बेंगलुरु, डी है मुंबई। आपको सही जवाब का चयन करना है दोस्तों। आप लोग सही जवाब का चयन करें। तो दोस्तों बी इज ये राइट आंसर, मद्रास चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति वर्ष कृषि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये है 23 सितंबर, बी है 22 दिसंबर, सी है 5 सितंबर, डी है 5 जून दोस्तों। आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ये राइट आंसर। 23 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष कृषि दिवस के रूप मनाया जाता है दोस्तों। दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष कृषक दिवस या किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारे साथी पहली बार चैनल पे आए हैं दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? ये है 2.47 एकड़, बी है 3 एकड़, सी है 4.25 एकड़, डी है 7.25 एकड़। आपको सही जवाब का आंसर करना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों इसका सही जवाब है 2.47 एकड़। ये राइट आंसर दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
मीट्रिक इकाई व्यवस्था कब अपनाई गई? मीट्रिक इकाई व्यवस्था कब अपनाई गई? ये है अक्टूबर 1750, बी है 2 अक्टूबर 1919, सी है 3 सितंबर 1791, डी है 1 अक्टूबर 1958। आपको बताना है साथियों सही जवाब क्या है। दोस्तों मैट्रिक इकाई व्यवस्था 1 अक्टूबर 1958 को लागू की गई। इसके पहले शाही इकाई व्यवस्था चलती थी। तो ये कब लागू की गई? 1 अक्टूबर 1958। दोस्तों सही जवाब इसका है 1 अक्टूबर 1958। इससे पहले क्या चलती थी? शाही व्यवस्था। दोस्तों 1 मील कितने गज के बराबर होता है? अगला क्वेश्चन है 1 मील कितने गज के बराबर होता है? दोस्तों 1600 गज, बी है 1753 गज, सी है 1760 गज, डी है 1819 गज। आपको सही जवाब बताना है साथियों। सही जवाब क्या होगा इसका? दोस्तों 1 मील में 1760 गज होते हैं। कितना? 1 मील 1760 गज होते हैं। सी इज ये राइट आंसर दोस्तों। और जान लीजिए आपको 5280 फुट बनते हैं इसमें। कितने? 5280 फुट, 80 फीट। नोट करिए दोस्तों 1 मील में कितने गज के बराबर होता है? तो 1760 गज होता है और 5280 फीट होता है। दोस्तों चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है कितनी? प्रति व्यक्ति पे 220 ग्राम प्रतिदिन, बी है 150 ग्राम प्रतिदिन, सी है 300 ग्राम प्रतिदिन, डी है 322 ग्राम प्रतिदिन। आपको सही जवाब बताना है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 19 है। आप लोग चलिए बताइए भैया। तो दोस्तों दूध की न्यूनतम आवश्यकता 220 ग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए। कितनी? 220 ग्राम प्रतिदिन। ये इजिए राइट आंसर 220 ग्राम प्रतिदिन है दोस्तों। परंतु भारत में यह न्यूनतम मात्रा 322 ग्राम से अधिक है। न्यूनतम मात्रा 322 ग्राम से अधिक है दोस्तों भारत में। मतलब प्रति दूध की उपलब्धता कितनी है? 220 ग्राम होना चाहिए। और भारत की जो बात की जाए तो 322 ग्राम से भी ऊपर है। दीजिए राइट आंसर 322 ग्राम। न्यूनतम। तो दोस्तों दीजिए राइट आंसर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब और कहां से की गई? ये है 25 जुलाई 2015 पटना से, बी है 25 मई 2014 कलकत्ता से, सी है 15 अगस्त 2018 दिल्ली से, डी है आपका 6 सितंबर 2019 रांची से। आपको बताना है साथियों सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सही जवाब है इसका 22 जुलाई 2015 को पटना से की गई थी। कहाँ से? पटना से। 22 जुलाई 2015 से पटना से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 25 जुलाई 2015 में कहाँ से की गई? पटना से की गई साथियों। तो आप लोग बताइए भैया, दीनदयाल ग्राम ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 25 जुलाई 2015 को पटना से हुई थी। यह योजना पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए चलाई गई है। दोस्तों साथियों आज के सेशन का ये हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है।
आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने ग्रुप में और अपने साथियों को शेयर करें, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक छात्रों को मिल सके। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आप लोगों को पसंद आता है तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।